नमस्कार। विषय हिंदी, कक्षा स्नातक एवं स्नातकोत्तर। कोर्स का शीर्षक भाषा की उत्पत्ति, विशेष रूप से MA थर्ड सेमेस्टर। हम डॉक्टर रामाश्रय सिंह, वरिष्ठ सहायक प्रोफेसर हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भाषा की उत्पत्ति पर प्रकाश डालेंगे। उत्पत्ति, यद्यपि भाषा विषय विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के बाहर है, परंतु मानव को सदैव यह जिज्ञासा रही है कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। भाषोत्पत्ति के संबंध में न केवल भाषा वैज्ञानिकों ने अपितु अनेक विचारकों ने विस्तारपूर्वक विचार किया है। इन विचारकों में डार्विन, फ्रायड आदि विचारक मुख्य हैं। भाषोत्पत्ति विषयक सिद्धांत को निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। पहला, दैविक सिद्धांत, इसको अंग्रेजी में डिवाइन थ्योरी कहते हैं। भाषाओं की उत्पत्ति के विषय में दैवी सिद्धांत सबसे प्राचीन है। आज भी यह माना जाता है कि संसार की अनेक वस्तुओं की भांति भाषा भी ईश्वर प्रदत्त है। उदाहरणार्थ, वेदों की मुख्यता को मानते हैं, लेकिन आज यह मत सर्वमान्य नहीं है, क्योंकि भाषा अर्जित वस्तु है पर प्रयत्नपूर्वक सीखी जाती है। निरंतर अभ्यास के द्वारा इससे वृद्धि होती रहती है। उदाहरण के लिए, मानव बच्चों को उनके परिवेश से अलग हटाकर रखा गया तो यह देखने में आया कि वह प्रायः गूंगे ही निकले। अतः यह कहा जा सकता है कि उच्चारण का प्राण भाषा है। दूसरा, विकासवादी सिद्धांत, डार्विन थ्योरी। भाषा की उत्पत्ति किसी एक सिद्धांत के आधार पर न होकर धीरे धीरे इसका विकास हुआ है, अर्थात भाषा के ध्वनि समूहों का क्रमिक विकास हुआ है। स्वीट के मतानुसार प्रारंभिक भाषा के 3 रूप थे। पहला, अनुकरणात्मक बो थ्योरी। दूसरा, मनोभावबोधक थ्योरी पो थ्योरी। तीसरा, प्रतीकात्मक सिंबॉलिक थ्योरी। अतः अनुकरणात्मक सिद्धांत के अनुसार टर टर, कू कू, काँव काँव अनुकरणात्मक वर्ग में आते हैं। हाय हाय, वाह वाह, ही छी आदि शब्द मनोभावबोधक वर्ग से आते हैं। प्रतीकात्मक सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि संयोग से या अन्य किसी सामान्य संबंध से किसी शब्द का किसी अर्थ से संबंध हो जाता है और वह उस अर्थ का प्रतीक बन जाता है। जैसे बच्चे अनायास ही बाबा, पापा, मामा जैसे शब्द बहुत छोटी अवस्था में बोलने लगते हैं। माँ बाप उनका संबंध प्रायः अपने लिए समझते हैं और फल यह होता है कि विभिन्न अर्थों के साथ उनका संबंध हो जाता है और वे शब्द उनके प्रतीक बन जाते हैं। भाषा विज्ञान में ऐसे शब्द नर्सरी वर्ड्स या प्रारंभिक शब्द कहलाते हैं। ये माता पिता, भाई बहन आदि से संबद्ध होते हैं। इनमें अधिकांश प्रारंभिक ध्वनियाँ ओष्ठ्य बाइबल वर्ड्स होती हैं और इनके अर्थ माता पिता, चाचा चाची आदि ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बच्चों की देख रेख करते हैं। प्रायः यह सिद्धांत भाषा के प्रारंभिक शब्दों की व्याख्या करता है। यह सिद्धांत स्थूल अर्थ के बोधक शब्दों की उत्पत्ति बता सकता है, परंतु सूक्ष्म वर्ग के बोधक शब्दों की उत्पत्ति बताने में असमर्थ है। तीसरा, श्रम ध्वनि सिद्धांत या ही हो थ्योरी। इसके प्रवर्तक न्यारे माने जाते हैं। इनके अनुसार हे हो सिद्धांत का अर्थ है श्रम करते समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि। मानव जब परिश्रम करता है तो उसकी ध्वनि स्वर तंत्रियों में कंपन होने लगता है। इस कंपन के फलस्वरूप उसके मुख से तदनुकूल ध्वनियाँ निकलती है। इन ध्वनियों को निकलने से श्रमकर्ता को आराम भी मिलता है, जिससे वह अपना कार्य सरलता से संपन्न करता है। जैसे कपड़े धोते छियो और नाव खेते समय है हा की ध्वनि करता है।
अतः अनिवार्य महोदय ने इस प्रकार की ध्वनियों से भाषा की उत्पत्ति मानी है, परंतु गंभीरता से विचार करने पर इस सिद्धांत का कोई तथ्यपूर्ण अर्थ नहीं निकलता। इसलिए ऐसी ध्वनियों को मूल भाषा के रूप में स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। रणन सिद्धांत, डिंग डांग थियरी। इस सिद्धांत को धातु सिद्धांत, रूट थियरी, अनुकरण आदि नामों से जाना जाता है। रणन का अर्थ है गुजरना। वस्तु किसी वस्तु की विशिष्ट ध्वनि से ही रणन कहलाती है। इस मत के मूल प्रवर्तक प्लेटो हैं। इसको हेस ने आगे बढ़ाया और मैक्स मूलर ने सुव्यवस्थित किया। इस मत के अनुसार शब्द और अर्थ में एक रहस्यात्मक स्वाभाविक संबंध होता है। इस मत का कथन है कि प्रकृति का एक सामान्य नियम है कि किसी भी वस्तु पर चोट करने से एक विशिष्ट ध्वनि निकलती है। जैसे लोहा, पत्थर, लकड़ी, चांदी, टीन, कांच, सोना आदि पर प्रहार या चोट करने से विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे रणन डिंग डांग कहा जाता है। इसी प्रकार घंटे पर चोट करने से जो ध्वनि निकलती है, अंग्रेजी में उसको डिंग डांग की संज्ञा दी जाती है। पांचवा इंगित सिद्धांत, गेस्टर थियरी। इस सिद्धांत की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट करने वाले पॉलिनेशियन भाषा के विद्वान डॉक्टर राय तथा इसके प्रवर्तक आइसलैंड की भाषाओं के विद्वान अलेक्जेंडर जोहान्स हैं। आइसलैंड की भाषा के लगभग 20,000 शब्दों की व्युत्पत्ति करते हुए उन्होंने भारोपीय मूल भाषा ऑन द प्रिमिटिव लैंग्वेज ऑफ द इंडो यूरोपियन नामक ग्रंथ लिखा। इन शब्दों का सम्यक अनुशीलन करते हुए अलेक्जेंडर ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अधिकतर धातुओं रूट्स में ध्वनि या क्रिया तथा अर्थ मीनिंग का समन्वय रहता है। इसके सिद्धांत के अनुसार मानव चेष्टाओं का वाणी द्वारा अनुकरण किया गया है और इसी से भाषा की उत्पत्ति हुई है। जैसे दांतों को बजाने की क्रिया से उत्पन्न चबाना, पीते समय उत्पन्न ध्वनि में आदि। इसी आधार पर अलेक्जेंडर ने यह निष्कर्ष निकाला है कि ओष्ठ्य वर्णों से जितनी धातुएं निकलती हैं उनका तात्पर्य बोलना, दबाना या बाहर निकालना आदि होता है, क्योंकि ओष्ठ्य अतः हम इंगित सिद्धांत के विषय में कह सकते हैं कि संपूर्ण भाषा की उत्पत्ति इन्हीं तथा ओष्ठ्य अतः संपूर्ण भाषा की उत्पत्ति इन्हीं इंगितों के आधार पर हुई। अनुशीलन के आधार पर शब्द रचना करना हास्यास्पद है तथा ओष्ठ्य, दंत, हाथ, पैर आदि के आधार पर शब्द रचना करना निर्मूल है। परंतु यदि इंगित से भाषोत्पत्ति मानी जाए तो आज तक पशु पक्षियों की भाषा विकसित होनी चाहिए। अतः उक्त दोषों के कारण यह सिद्धांत सर्वमान्य नहीं है। पांचवा संगीत सिद्धांत, सिंग सॉन्ग थियरी। इसको प्रेम सिद्धांत भी कहा जाता है। संगीत सिद्धांत के अनुसार भाषा की उत्पत्ति मानव संगीत से मानी जाती है, क्योंकि आदिम मानव स्वभावतः भावुक एवं संगीत प्रिय रहा है और अपने खाली समय में गुनगुनाता रहा है। वह निरर्थक ध्वनि बाद में सार्थक ध्वनि में परिवर्तित हो गई और उसी से भाषा की उत्पत्ति मानी गई है। इसी से डार्विन एवं स्पेनर्स जैसे वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया। स्पष्ट बोलने तथा गुनगुनाने में प्रायः अंतर है। स्पष्ट बोलने के लिए मुख का खुला रहना आवश्यक है तथा गुनगुनाने में नहीं।
अतः संगीत सिद्धांत का भाषा की आवश्यक शर्त से मेल नहीं बैठता है। अतः इस सिद्धांत से भाषोत्पत्ति तर्कसंगत नहीं जान पड़ती है। संपर्क सिद्धांत, कॉन्टैक्ट थ्योरी। मनोविज्ञान के विद्वान जी.भी. रेवेस ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। यह सिद्धांत विकासवादी की अपेक्षा मनोविज्ञान पर आधारित है। यहाँ सम्यक कॉन्टैक्ट से तात्पर्य एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से संपर्क स्थापित करने की सहज प्रकृति से है। मनुष्य न्यूनाधिक रूप में अपनी आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए दूसरों के संपर्क स्थापित करता है। इससे समाज निर्माण की प्रक्रिया में सहायता मिलती है। प्रारंभ में मानव भूख प्यास लगने, शत्रुओं से रक्षा करने तथा अन्य भाव प्रकट करने में किसी न किसी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता रहा होगा। इसके परिणाम स्वरूप पारस्परिक संपर्क बढ़ता रहा होगा। अधिक लोगों से संपर्क होने के कारण एक दूसरे के विषय में बहुत कुछ जानने की इच्छा हुई होगी। विचारों एवं भावों के आदान प्रदान से भाषा की उत्पत्ति हुई होगी। यह सिद्धांत थोड़ा बहुत तर्कसंगत तो लगता है, लेकिन इससे यह ज्ञात नहीं हो पाया कि भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। निष्कर्षतः हम अगर ध्यान दें क्रम से पांचों सिद्धांतों को, तो हम कह सकते हैं कि भाषोत्पत्ति संबंधित उपरोक्त प्रमुख सिद्धांतों के आलोक में किसी एक सिद्धांत को मानने से उत्पत्ति संबंधी समस्या का निदान नहीं हो सकता। अतः भाषोत्पत्ति भावाभिव्यंजक, अनुकरणात्मक तथा प्रतीकात्मक शब्दों से हुई और इसमें इंगित सिद्धांत, संगीत सिद्धांत एवं संपर्क सिद्धांत से भी सहायता मिली। उच्चारण की विविधता के कारण भाषा का रूप परिवर्तित होता रहा है। अतः निश्चित रूप से आज के पूर्व की भाषा की उत्पत्ति के संबंध में कुछ कहना कठिन नहीं होगा। अंत में भाषा संबंधित उत्पत्ति के संबंध में सुनने और जानने की जिज्ञासाओं के लिए सबको धन्यवाद।